नमस्कार, आईएनएस सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ अहम खबरों की। तो दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। हवा में धुआं फैला हुआ है, खुले में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो आंखों में चुभन है और सीने में जलन की शिकायत है। दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि डॉक्टर्स भी अब कहने लगे हैं कि जीना चाहते हैं तो दिल्ली छोड़ दें। प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में यहां पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। 18 दिसंबर से सख्त नियम लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। निर्माण संबंधी काम पर रोक लगा दी गई है। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। दिल्ली की दमघोटू हवा पर सियासी फिजा भी गर्म है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है और आज से दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में किस तरीके से इसको लेकर तैयारी की गई है, पेट्रोल पंप की हम तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एक कैमरा है वो फिलहाल यहाँ पर जो है लगाया गया है और जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जो प्रवेश है वो कर रही है तो उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट से स्कैनिंग हो रही है और अगर किसी गाड़ी के पास में पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर जो बाकायदा आवाज है वो जो है निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, वो भी जो है यहाँ पर जो है चेकिंग के लिए पहुंचे सीधे तौर पर जो है नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कुछ उपाय हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं किया गया है। जो दिल्ली के दफ्तर हैं या फिर जो निजी संस्थान है उनमें जो है 50% जो वर्क फ्रॉम होम है वो कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। सख्त कदम जो है वो उठाए गए और उसके साथ साथ BS6 गाड़ियां हैं दिल्ली रजिस्टर्ड, उन्हीं को जो है सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर जो है इजाजत होगी। BS6 से नीचे की गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं उनको जो है फिलहाल सड़कों पर जो है चलने की इजाजत जो है नहीं होगी। ये जो है फिलहाल देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ भी अगर हम बात करते हैं, चूंकि ग्रेड 4 की जो स्थितियां हैं वो दिल्ली में लागू की गई हैं तो कंस्ट्रक्शन बैन जो है दिल्ली में है। इसके अलावा जो BS3 वाहन है या फिर कहें कि जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, दिल्ली के आसपास के राज्यों की जो गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, BS6 से अगर कोई नीचे गाड़ी देखने को मिलती है तो वो जो है दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। एक बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के जो सख्त कदम है वो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होंगे देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INS न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई है। इस पर कहीं ना कहीं सियासी घमासान भी मचा हुआ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं। हमेशा ये देखने को मिलता है कि लखनऊ में लिखा होता है कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंह ढक लीजिए, आप लखनऊ में हैं। तो कौन से नेता ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच रद्द करना पड़ा। तो कल पटना में मैच होना था लेकिन मैच रद्द करना पड़ा। लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच होना था और पटना में भी जो मैच कल होना था वो शीतलहर की वजह से रद्द करना पड़ा। अब जो आखिरी मैच है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। शशि थरूर ने इसे लेकर बयान दिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरी सरकार के समय दिल्ली में इतना भयानक प्रदूषण नहीं था। अब अरविंद केजरीवाल
कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी सरकार के समय दिल्ली में इतना ज्यादा यानी कि इतना भयानक प्रदूषण नहीं था। तो अभी की सरकार पर कहीं ना कहीं केजरीवाल ने निशाना साधा है। प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया, तो सियासी बयानबाजी भी हो रही है। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद जो सियासत जो है वो लगातार प्रदूषण पर भी देखने को मिल रही है। अब एहतियातन कई तरह के कदम जो है वो उठाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद राहत नहीं है। अब सियासी बयानबाजी के बीच यहाँ पर लोगों की सेहत का ख्याल बेहद जरूरी है। तो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए मैं माफी मांगता हूं, सरकार अब खुद बैकफुट पर है। कहते हुए नजर आ रहे हैं पर्यावरण मंत्री कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए मैं माफी मांगता हूं। और बड़ा सवाल अभी भी यही है कि दिल्ली में हर बार ठंड के समय इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ जाता है, हादसे बढ़ते हैं और डॉक्टर्स के पास मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। सुबह के वक्त अगर हम देखें तो धुंध की एक मोटी परत जो है वो देखने को मिलती है। चलिए बात कर रहे थे कुछ और खबरों की। तो कैग की रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक योजना को जमीन पर अमल लाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपात्र लोगों को आवास स्वीकृत करवाए। कई हितग्राहियों को एक साथ 2 योजनाओं का लाभ देने का मामला भी सामने आया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास योजना पर तकरार नई बात नहीं है। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना को लेकर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मार्च 2023 के लिए कैग ने रिपोर्ट तैयार की है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, प्रेमनगर में नियम विरुद्ध आवंटन हुआ। 71 हितग्राहियों को 3 लाख से ज्यादा आय के बाद भी योजना का लाभ पहुंचाया गया। 250 हितग्राहियों के नाम पर जमीन ही नहीं थी, फिर भी उन्हें 4.5 करोड़ भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण योजना में भी समन्वय नहीं होने का खुलासा हुआ है। 99 हितग्राहियों ने 2 योजनाओं का लाभ लिया। 35 को पहले ही मिल चुका था लाभ। ज्यादा से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर देने थे, 50% ही महिलाओं को मिल सका। योजना की निगरानी में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई। गलत जियो टैगिंग का भी प्रयोग हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासत तेज है। जहां जहां भी हम ढूंढेंगे कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचार जुड़ा मिलेगा। और आज नहीं, 1947 से लेकर आज तक इतिहास निकालिए, कांग्रेस पूरे देश के साथ इस प्रकार की भ्रष्टाचार करने का, लोगों को झूठा आश्वासन देने का, लोगों के सामने जो है झूठ का पुलिंदा बांधने का इनका कार्य ही रहा है। और मैंने सीएजी की रिपोर्ट अभी तो पढ़ा नहीं है, कल ही आया है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन कांग्रेसियों ने तो जिस तरीके से हमारे लोगों का आवास बनने से उनको वंचित करने का काम किया, वो स्पष्ट हो रहा है और गरीबों की हाय लग रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास सबसे चर्चित मुद्दा है। अब सीएजी की रिपोर्ट में इसे लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इन खुलासों ने मॉनिटरिंग सिस्टम पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, सियासी चेहरों को वार पलटवार का अवसर भी दे दिया है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत से अलग जरूरी है कि जिन बिंदुओं पर कैग ने गड़बड़ी की बात की है उसे गंभीरता से लिया जाए और पीएम आवास जैसे महत्वपूर्ण योजना की मॉनिटरिंग का सिस्टम बेहतर हो, ताकि भविष्य में गड़बड़ियों की गुंजाइश न बचे। गौरव शर्मा, रायपुर। इधर दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले डीएसपी और कारोबारी ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए थे। अब पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है। एएसपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुरुवार को कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी ने अपना बयान दर्ज कराया और इसके बाद डीएसपी कल्पना वर्मा और उसके परिवार को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत और ब्लैकमेलिंग जैसे धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए। कारोबारी ने दावा किया था कि डीएसपी ने पहले उन्हें लव ट्रैप में फंसाया, फिर शादी का झांसा लेकर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। इधर डीएसपी ने आरोपों को निराधार बताया है।
दीपक टंडन बनाम कल्पना वर्मा मामले में अब पुलिस विभाग ने सूद ली है। अभी हमारे साथ सीधे अंबेडकर उर्फ दीपक टंडन, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये अब पुलिस विभाग ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ कार्रवाई हो रही है जो शिकायत आपने की? जी बिल्कुल, कार्रवाई के लिए हो रहा है और मुझे बुलाया भी गया था। मेरे और मेरी पत्नी को, दोनों हम लोग बयान दर्ज कराने गए थे एसएसपी कार्यालय कल। किसने बयान लिया? कितने घंटे आप लोग के बयान हुए? बयान जो है वो करीब करीब 2 से 3 घंटे के आसपास चला है दोनों का, हम लोग का। किसने आप लोग का बयान लिया? कौन है जांच अधिकारी? रायपुर के एडिशनल साहब हैं, उन्होंने बयान दर्ज किया। क्या ये जो आपने शिकायत दिया था आईजी साहब को, उसके बाद ये जांच हो रही है कि पहले ही आपने जो शिकायत दी उस पर जांच हो रही है? इसमें मेरे पास जो आया था शॉर्ट नोटिस आया था, उस नोटिस में दर्ज है कि आप दोनों प्रकरण जो मीडिया में चल रहे हैं और आपके बीच का जो शिकायत है उसका आप आके कथन दीजिए करके, तो मैंने उपस्थित हुआ एसएसपी साहब के ऑफिस में। ये तमाम आरोप आपने डीएसपी कल्पना वर्मा पर भी लगाया, क्या उनका भी बयान हुआ? उन्हें भी नोटिस मिला? अब ये विभाग ही बता पाएंगे, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, पर उनको शायद नोटिस जारी हुआ होगा। ये आईजी के अलावा और कौन कौन से फोरम में आप शिकायत लेकर गए थे? अभी तो फिलहाल पुलिस विभाग में ही मैंने शिकायत दिए हैं, डीजी साहब को दिए, आईजी साहब को दिए हैं। मुझे पूरा आपके आरोप लगाने के बाद लगातार आपके खिलाफ भी कई खबरें बाहर आई, जिसमें आपके साथ मारपीट की खबरें थी या आपको निर्वस्त करने की खबरें थी। इसके अलावा जो है कई सारी जो है ठगी की शिकायतें भी आ रही है। देखिए, ये पुराने प्रकरण को निकाला जा रहा है। 2017 का एक प्रकरण था सिविल लाइन का, जिसमें मैं बाइज्जत उसमें मतलब खात्मा हो गया, उस मामले को उठाया गया। 1.5 महीने में मेरा मामला खात्मे में चले गया था। और दूसरा दीपिका वाला मामला है, तो दीपिका वाले में मैं न्यायालय विचाराधीन है, पेशी में उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि प्रॉब्लम था, मुझे एडमिट था हॉस्पिटल में, इस नाम से नहीं जा पाया। वो वकील साहब हमारे उसमें न्यायालय के प्रकरण में उसको कर देंगे फिनिश। क्या एफआईआर होने की उम्मीद कर रहे हैं आप? जी, निष्पक्ष जांच होगा तो बिल्कुल कार्रवाई होगा। मैं तो यही उम्मीद रखूंगा पुलिस प्रशासन से और शासन से बिल्कुल कि होगा। ये थे अंबेडकर उर्फ दीपक टंडन, जिन्होंने बताया कि अब उनके मामले में जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने अपने बयान भी दर्ज करा लिए हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। इधर भोपाल में मेट्रो के कमर्शियल रन की शुरुआत में अब महज एक दिन समय बाकी है। राजधानी वासियों को इंदौर की तरह मेट्रो की फ्री सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। यात्रियों को पहले दिन से ही टिकट लेकर मेट्रो का सफर करना होगा। मेट्रो प्रबंधन ने यह फैसला इंदौर मेट्रो के अनुभव को देखते हुए लिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर में एक सप्ताह तक मेट्रो को फ्री करने के बाद जब किराया वसूली शुरू हुई थी, तब यात्रियों की संख्या में 90% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। भोपाल में ऐसी स्थिति न बने, इसे ध्यान में रखते हुए एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फ्री ट्रायल के बजाय सीधे टिकट फेयर लागू करने का निर्णय लिया है। राजधानी में 20 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन शहर के नागरिक लोकार्पण के अगले दिन यानी 21 दिसंबर से मेट्रो में सफर कर सकेंगे। राजधानी में मेट्रो सेवा फिलहाल एक लाइन पर मेट्रो का संचालन होगा। मेट्रो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 7.5 किलोमीटर की दूरी मेट्रो लगभग 15 मिनट में तय करेगी। 1 से 2 स्टेशनों तक किराया 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों का किराया 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के बीच 40 रुपए निर्धारित किया गया है। पूरी लाइन पर अधिकतम किराया 70 रुपए होगा। मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। सुभाष नगर से एम्स तक कुल 8 स्टेशन तैयार किए गए हैं। 3 कोच की मेट्रो का संचालन शुरू किया जा रहा है। एक कोच में 200 से 250 यात्री सफर कर सकेंगे। इस तरह एक ट्रेन की कुल क्षमता करीब 600 से 750 यात्रियों की होगी। आपको बता दें कि भोपाल में कुल 30.18 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए एक ऐसी पहल शुरू की है जो अब प्रदेश व्यापी रूप लेने जा रही है। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस से प्रदेश के 1000 से ज्यादा थानों में हर रविवार सामूहिक ध्यान कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अब पुलिस के मानसिक सेहत पर फोकस।
21 दिसंबर से पुलिसकर्मी करेंगे मेडिटेशन। हर रविवार 1.25 घंटे का रिलैक्सेशन। 1100 थाने में तनाव और क्रोध होगा कम। लंबी ड्यूटी, लगातार तनाव और मानसिक थकान, यही पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने एक बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के 1100 थानों में हर रविवार ध्यान और रिलैक्सेशन सेशन होंगे। हर रविवार सुबह 10 बजे से 11:15 तक गाइडेड मेडिटेशन और रिलैक्सेशन सेशन आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को मानसिक रूप से शांत, संतुलित और फोकस्ड बनाना है। हमारे अपने पुलिस विभाग के ट्रेनर्स बनने से एक बहुत बड़ी हमको सहूलियत हो गई है कि हम जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी के आधार पे और जो रिलैक्स टाइम होता है उनका या ड्यूटी के अलावा जो टाइम होता है उसमें वो स्वेच्छा से लोगों को मेडिटेशन सेशन कंडक्ट करते हैं। तो वो सुविधाजनक रूप से एक जगह बैठ पाएँ और एक थोड़ा सा अनडिस्टर्ब टाइम उनको मिल सके, इसके लिए हमने सभी पुलिस लाइंस को और जितने भी कार्यालय हैं उनको हमने ये डायरेक्शन दिए हैं कि एक साइलेंट प्लेस एक ऐसा उपलब्ध कराया जाए और ऐसा टाइम में जहां वो ट्रेनर्स बैठ करके लोगों को ध्यान करवा सकें। इस कार्यक्रम के लिए फरवरी साल 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस संस्थान के बीच MOU किया गया था। हार्टफुलनेस संस्थान पुलिसकर्मियों को पूरी तरह निःशुल्क ध्यान प्रशिक्षण दे रहा है। पुलिस विभाग ने इस मुहिम को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। अब तक 80 पुलिसकर्मी ट्रेनर के रूप में तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 36 नए ट्रेनर और तैयार किए जा रहे हैं। ये ट्रेनर ही आगे अपने साथियों को ध्यान करवाएंगे। इसके अलावा अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस में 80 मेडिटेशन ट्रेनर्स बनाए जा चुके हैं। दूसरा भी एक बैच अभी जाने वाला है और जो स्पेशल एफर्ट है कि हमारे थानों तक जो है वो ये ध्यान की कार्रवाई जो है वो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि डीजी साहब का ऐसा सोचना है कि हमारे थानों पे जो पुलिसकर्मी हैं वो सबसे ज़्यादा तनाव से जूझते हैं। तो इसी प्रयास में चूँकि ध्यान के सत्र हो रहे थे, लेकिन इनको एक रूपता देने के लिए और ये रेगुलर बेसिस पे वीकली मेडिटेशन के सेशन हो सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय से डायरेक्शंस जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय यानी पुलिस हेडक्वार्टर में भी मेडिटेशन हॉल तैयार किए गए हैं, जहां दिन के किसी भी समय पुलिसकर्मी ध्यान कर सकते हैं। ड्यूटी के बीच मानसिक शांति का ये एक स्थायी केंद्र बनेगा। तो इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं और बड़े सक्सेसफुल उसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के लिए ब्राइटर माइंड्स ट्रेनर्स पुलिस में 300+ ट्रेनर्स बनाए गए, जो हार्टफुलनेस का वैश्विक मुख्यालय कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में है, वहाँ पर उनको ट्रेन किया गया था। और इस वर्ष 2500 से अधिक पुलिस के बच्चों को इसमें ट्रेन किया गया। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए, जिसमें उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है और इंट्यूशन बढ़ता है। यह पहल सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रही। प्रदेश की 4 से 5 मदरसों में भी पुलिस ने ध्यान प्रशिक्षण दिया है। इन मदरसों ने नियमित रूप से ध्यान करने पर सहमति जताई है, जिससे समाज के अलग अलग वर्गों तक मानसिक शांति का संदेश पहुंच रहा है। इसके अलावा नई भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को भी ट्रेनिंग के दौरान ध्यान करवाया जा रहा है। तो साथ ही इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभागों में भी पुलिस ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पुलिस की यह पहल एक साइलेंट क्रांति बनकर उभर रही है, जिसका फायदा न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जनता को भी मिल रहा है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरी चौबे के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। इधर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी और जगदलपुर समेत कई शहरों में कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। दुर्ग में बीजेपी दफ्तर के घेराव करने खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं के साथ निकले। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई नेता मौजूद रहे। तो धमतरी में भी यहां पर 100 से ज्यादा
कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी है और ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को कहा है कि एफआईआर के बिना किसी मामले की जांच करना सही नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही जांच करनी चाहिए। तो प्रदर्शन को लेकर ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी की तस्वीर आप देख सकते हैं। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।